नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आ चुके हैं 21 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, ईवीएम पर इंडिया पार्टियों के प्रस्ताव पास, लग गया तगड़ा झटका। बड़ी खबर निकल के आई है जहां आखिर मोदी सरकार की खोली पोल, अब ईवीएम को लेकर जल्द ही एकजुट दिखाई देंगे टीम इंडिया की पूरी टीम, बताएंगे। दूसरी खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां फांसी होगी मॉब लिंचिंग पर, मोदी सरकार ने लाया नया कानून। अमित शाह ने क्या कुछ बताया है इस बिल के बारे में, बताएंगे। तीसरी खबर निकल के आई है, गरमाएगा विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा, विजय चौक से संसद तक मार्च करेंगे इंडिया गठबंधन के सांसद, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और बड़ी खबर निकल के आई है जहां मोहम्मद शमी को मिलने जा रहा है 26 खिलाड़ियों को, मोहम्मद शमी को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार, ये भी हम आपको बताएंगे। और बड़ी अपडेट, जगदीप धनखड़ मामले में राहुल गांधी ने लगाई जमकर लताड़, बताएंगे। राहुल गांधी पहली बार मीडिया में आए, इस पूरे मुद्दे को जाट वर्सेस अपोजिशन करने की कोशिश की गई है, बताएंगे इसके बारे में भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे जो है वो नाक में दम कर दिया है हमास के लड़ाकों ने, ताबड़तोड़ गुरिल्ला वार शुरू, उड़ाए कई चौकियां, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच कई सैनिकों को, आईडीएफ सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, ये भी बताएंगे। नेतन्याहू को इजरायली कैदियों ने संदेश क्या दिया है, ये भी आपको जान लेना जरूरी है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां हमास के नेता इस्माइल हानिया से विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन ने की भी मुलाकात, बताएंगे। लेकिन उससे पहले सब कुछ खबरें जान लेना जरूरी, जैसे कैसे पलट रहा है पूरा पासा और यमन के लड़ाकों ने कैसे जीना मुहाल कर दिया। लेकिन उससे पहले छोटा सा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, ईवीएम पर इंडिया पार्टियों का प्रस्ताव पास, विपक्ष ने दिया तगड़ा झटका। इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के हुई बैठक में सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधियों से मिलने से रुचि नहीं दिखाई। आपको बता दें, इंडिया ने पूरी तरीके से इस बैठक में लगभग 15 मिनट तक चर्चा हुई है और खास करके चर्चा में साफ साफ इन 3 राज्यों में जिस तरीके से हुए चुनाव में हार की समीक्षा की गई है और कहा गया है कि 3 राज्यों में जो चुनाव हारे हैं वो कांग्रेस पार्टी के हार नहीं बल्कि एक तरीके से बीजेपी के जीत के पीछे ईवीएम है। इंडिया की पार्टियां दोहराती हैं कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरीके के संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी सवाल इससे पहले भी उठा दिए हैं। विपक्ष ने कहा है कि इस पूरे मामले में एक और बैठक ईवीएम के मुद्दे पर होगी और मोदी सरकार में ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है, वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने के बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने हुए विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए, यानी 100% गणना होनी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव में लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में आपको बता दें 199 ऐसी सीटें थी जहां बैलेट पेपर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन जब ईवीएम खोलने लगे तो वहां पर कांग्रेस पीछे हुई और यही कारण है कि शंका एक नहीं कई जगहों पर ऐसी धांधली आई कि कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी थे जिनके पूरे परिवार और रिश्तेदार और गांव वालों ने वोट किया था, लेकिन वहां 0 के 0 वोट निकले हैं। इसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टियों ने कल प्रस्ताव पारित कर दिया है कि 100% मतगणना होगी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां यूट्यूबर मनीष कश्यप को सिविल कोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिली, जल्द ही जेल से होंगे बाहर। फेक वीडियो केस में मनीष कश्यप ने इसी साल 18 मार्च को सरेंडर किया था और उन पर एनएसए लग गया था, लेकिन फिलहाल एनएसए रद्द हो गया था। उसके बाद बिहार में उन्हें कई मामलों का सामना करना पड़ रहा था जिसमें वो जेल में थे, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो है वो अब खबर निकल के आई है कि पटना कोर्ट ने फिलहाल सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है और जल्द ही वो जेल से बाहर आने वाले हैं। एक और अपडेट निकल के आई, लोकसभा में पारित हुआ तीनों क्रिमिनल लॉ, अमित शाह बोले भारत की चिंता करने वाला हूं और अब मॉब लिंचिंग पर हो गई फांसी की सजा। दरअसल कल कई कानूनों में बदलाव कर दिया है, अमित शाह ने कई बड़ी बातें बताई हैं। अमित शाह ने कहा है कि कानूनों में महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद मानवाधिकारों से जुड़े कानूनों और देश की सुरक्षा संबंधित कानूनों को प्रस्ताव पारित किया गया है। गृहमंत्री ने सदन में कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने जा रही है। देश के खिलाफ बोलने वाला राजद्रोही नहीं, देशद्रोही की व्याख्या में आता है। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है, तो कई कानूनों को उन्होंने बदलाव कर दिया है और कहा है कि जो 1978 का कानून था उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 को पारित कर दिया गया, इसे अब 2023 के नाम जाना जाएगा।
एक और अपडेट, गरमाएगा विपक्षी सांसदों के लंबन का मुद्दा, विजय चौक पर संसद तक मार्च किया। विपक्षियों ने संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आज राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर पर मीटिंग होगी। इसके बाद इंडिया गठबंधन के सभी सांसद विजय चौक से संसद मार्च निकालेंगे। ये पूरी तैयारी हो चुकी है। सांसदों ने कहा है कि लगभग 200 से 250 से सांसद यानी लोकसभा और राज्यसभा विपक्ष के दोनों सदनों के सांसद एकजुट होकर के ये मार्च निकालेंगे और सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। एक और अपडेट, राहुल गांधी ने जगदीप धनखड़ मिमिक्री मामले में मोदी सरकार और मीडिया पर बोला बड़ा हमला। गोदी मीडिया पर खड़े किए सवाल। इस पूरे मामले को ही जो है वो जाट वर्सेज अपोजिशन करने की हो रही कोशिश। दरअसल जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री के मामले में राहुल गांधी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि विपक्ष के 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इस पर कोई चर्चा मीडिया नहीं कर रहा है। मीडिया से बातचीत में राहुल ने कहा है कि वहां पर सांसद बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन में है। मीडिया दिखा रहा है कि मीडिया कह रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं किसी ने कुछ नहीं कहा है, कहा ही नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। वहां पर हमारे 150 सांसदों को बाहर फेंक दिया गया है, इसके बारे में क्या कोई चर्चा मीडिया कर रहा है? और ये एक वाजिब सवाल राहुल गांधी का है कि मीडिया ने जितनी देर इस मिमिक्री को चलाया, अगर 150 सांसदों के सस्पेंसर पर सवाल होता तो शायद आज लोकतंत्र जिंदा होता। एक और अपडेट, अरविंद केजरीवाल बिश्याना के लिए रवाना, ईडी ने 21 दिसंबर के लिए भेज दिया नोटिस। आपके संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल 10 दिनों के लिए बिश्याना पर रवाना हो गए हैं। वो हर साल बिश्याना के लिए जाते हैं। वो ऐसे समय में बिश्याना के लिए जा रहे हैं जब ईडी ने शराब घोटाला मामले में उन्हें पूछताछ के लिए 21 दिसंबर यानी आज बुलाया है। इससे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। बिश्याना गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई एक ध्यान साधना है और यह भारत की सबसे प्राचीन मेडिटेशन तकनीकी है, जिसे लगभग 2600 साल पुराने पहले महात्मा बुद्ध ने फिर से खोजा था। बिश्याना महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में से एक है। बिश्याना की एक ऐसी योग विधि है जिसे करने से के लिए आपको एकांत में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की चीजें हैं, एकांत में जाने की जरूरत है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिर अर्जुन पुरस्कार के लिए फिलहाल मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ी को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी और पैरा एशियाई खेलों की चैंपियन चीरदास शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, निलंबित सांसदों पर एक और एक्शन, संसद की लॉबी गैलरी और चैम्बर में भी एंट्री पर रोक। आप समझिए, संसद में निलंबित सांसदों के खिलाफ एक और एक्शन लिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने इन सांसदों को संसद की लॉबी गैलरी और चैम्बर में एंट्री पर रोक लगा दी है। फिलहाल ये सांसद संसद भवन का मुंह नहीं देख पाएंगे। आपको बता दें, संसद के दोनों सदनों में अब तक 141 सांसदों के निलंबन किया गया है। इनमें 95 सांसद लोकसभा में, जबकि 46 सांसद राज्यसभा से हैं। मंगलवार को लोकसभा में से 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया और इससे पहले सोमवार को संसद से 92 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। इसमें 46 सांसद लोकसभा और 46 सांसद राज्यसभा से थे। मंगलवार को जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें फारूक अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, शशि थरूर, डिम्पल यादव, ज्योत्सना महंत समेत कई नेता शामिल रहे। लेकिन जिस तरीके से अब चैम्बर में भी नहीं घुसने दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं तानाशाही को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और अपडेट, अखिलेश यादव ने योगी पर बोला बड़ा हमला, पूरे देश में झूठे मुकदमे किसी नेता पर नहीं जितने मोहम्मद आजम खान साहब पर हैं। दरअसल योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज आजम खान साहब को फंसाया जा रहा है, झूठे मुकदमे इतने लाद दिए गए हैं, इतना पूरे देश में किसी नेता पर नहीं लादा गया है और योगी सरकार का भी जल्द हिसाब होगा। सत्ता और सरकार बदलते ही सबकी फाइलें खुलेंगी। अगली को अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें आखिरकार सुबह से गाजा पट्टी में चल रही है हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण जंग के बीच हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें गाजा ब्रिगेड ने मध्य गाजा पट्टी के अल मुगारका क्षेत्र में आईडीएफ सैन्य बुलडोजर टावर को निशाना बना यासीन 105 मिसाइल से निशाना बनाया है, जिसके बाद जो बुलडोजर टावर तबाह हो गया है। इजरायली सैनिकों को तगड़ा झटका लगा है और इतना ही नहीं, सेनानियों के एक यूनिट को निशाना बनाया है जो एक तरीके से इसमें थंडरबोल्ट उपकरण का इस्तेमाल किया गया है और लड़ाकों ने टीबीजी सेल से घर को निशाना बनाया है। आपको बता दें इस पूरे घर में, यानी ट्रक नहीं है, सॉरी घर में था ये,
जिसे हम ट्रक कह रहे हैं, असल में वो घर में इजरायली सैनिक बड़े पैमाने पर थे, उस पूरी यूनिट को ही घर के अंदर ही ध्वस्त कर दिया। उसी में जैसे ही उस यूनिट का पता चला, हमास के लड़ाकों ने पूरे घर को ही उड़ा दिया टीबीजी सेल से। तो लगातार आपको बता दें पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी, उत्तरी गाजा, मध्य गाजा, खान यूनिस में भीषण झड़पें चल रही हैं। यानी एक मोर्चे पर नहीं, गाजा पट्टी में कई जगहों पर भीषण झड़प चल रही है और अलग अलग जगहों पर लगातार पिछले 24 घंटे में 20 से 25 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो लगातार जो है वो युद्ध चल रहा है और हमास के लड़ाकों ने फिलहाल सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि या तो मारे जाएंगे या तो आजाद हो जाएंगे। तो अगली खबर आपको समझ लेना बेहद जरूरी है दोस्तों। नेतन्याहू को इजरायली कैदियों ने दिया साफ संदेश, क्या तुम मुझे चाहते हो कि हमारे लाशें इजराइल आए? जी हां, वीडियो जारी कर हमास ने कहा अब पूरी तरीके। दरअसल फलस्तीनी रेजिस्टेंट फोर्सेस के पास मौजूदा इजरायली कैदियों ने अपनी जेएनयू प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक वीडियो संदेश जारी करके पूछा है कि क्या तुम ये चाहते हो कि हमारी लाशें गाजा पट्टी से वापस आए? जिहादी इस्लामिक संगठन की सैनिक शाखा कुद्स पोस्ट के पास मौजूद 2 इजरायलियों ने यह संदेश जारी किया, जिसमें इजराइल के युद्ध कैदियों की चेतावनी दी गई है। जेएनयू सेना के ऑपरेशंस की वजह से कैदियों की जानें खतरे में है। और आपको बता दें, और ये एक महसूस हुआ कि इजरायली सरकारें हमें जीवित वापस नहीं आने देना चाहती हैं। एक कैदी ने, जिसका नाम गादी मोसेज है, उन्होंने कहा कि हमें हर क्षण मौत का खतरा मंडरा रहा और हम इजरायली सेना की बमबारी के नतीजों से मारे जा सकते हैं। हमें यहाँ लगने लगा है कि इजरायली सरकार हमारी वापसी कतई नहीं चाहती है। अगर तुम ये चाहते हो कि हम यहाँ से मुर्दा वापस आए, एक तरीके से मरकर हमारी लाशें आए, तो फिर ठीक है। यानी एक तरीके से भावुकता वाला पोस्ट वीडियो जारी करने के बाद इजरायली सरकार ही नहीं बल्कि इजराइल की जनता में भी भारी गुस्सा है और लोग अब नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हुए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई। साउथ अफ्रीका के लोग आईडीएफ में कर रहे थे काम, साउथ अफ्रीकन सरकार ने उठाया बड़ा फैसला, कहा जो आईडीएफ गाजा में घुसे हैं उन पर चलेगा मुकदमा। जी हाँ, दरअसल बड़ी अपडेट, साउथ अफ्रीका मूल के कई ज्यूज हैं जिनके पास दोहरे पासपोर्ट हैं और वे इजराइल में भी काम करते हैं। उनमें से कुछ आईडीएफ में है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने गाजा में आईडीएफ के लिए काम कर रहे अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि उनके उत्तरी दक्षिणी अफ्रीका में आपराधिक मुकदमे चलेंगे। सरकार ने कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में अपने नागरिकों की संलिप्तता को लेकर चिंतित है। स्वाभाविक नागरिक अपनी मिलीभगत के कारण अपने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय खोने का जोखिम उठाएंगे। फलस्तीनी मुद्दे पर दक्षिणी अफ्रीका ने इजराइल का विरोध किया है और गाजा में इजराइल द्वारा पोषित नरसंहार की निंदा की है। दक्षिण अफ्रीका इजराइल में अपने राजनयिक संबंध 1 महीने पहले ही तोड़ चुका है। दरअसल आपको बता दें, साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका लगातार वो पहले से ही इजराइल सरकार का विरोध करता है और उन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार करने वाले इजराइल को आतंकी देश बताते हुए यूएन में के साथ साथ यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा भी कायम करने की बात कही थी। और अपने अफ्रीकी देशों ने अफ्रीकी देशों ने सारे राजनयिक संबंध खत्म कर दिया और अब उन लोगों को भी चेतावनी दी है जो आईडीएफ की तरफ से लड़ रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मलेशिया के झटके के बाद अमेरिका और इजराइल में कोहराम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यमन की तर्ज पर एक बार फिर से मलेशिया सरकार ने अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों को आने से रोक दिया और उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर इजरायली जहाजों को नहीं आने दिया जाएगा और उन्हें खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद आपको बता दें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर इजरायल को तगड़ा झटका लगेगा और अब जिस तरीके से एक के बाद एक दुखती रग पर अब मुस्लिम देश टच कर रहे हैं, उसके बाद से इजरायल घुटनों पर आ रहा है और लगातार बातचीत को तड़फड़ा रहा है। मोसाद चीफ लगातार कतार के जो प्रिंसेस हैं उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। पहले वो जिस देश में गए वहां गए, फिर दूसरे देश गए तो वहां भी उनके पीछे लगातार बातचीत की बात। उनका कहना है कि हमास से बातचीत के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या है। और इधर बीच जो है वो लाल सागर में यमन के लोग मुश्किल खड़ी पैदा ही करे हैं यमन के हौती विद्रोही कि इधर मलेशिया ने भी अब इनको जहाजों को पूरी तरीके से, यानी एक तरीके से इनके पेट पर लात मारी जा रही है इजराइल को और उनकी आर्थिक चपट देखने को मिल सकती है। एक और अपडेट बिग ब्रेकिंग निकल के आई है दोस्तों, जहां हमास के नेता इस्माइल हानिये से विदेश मंत्री और अमीर अब्दुल्लाहियान की अहम बैठक हुई है। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम के मुद्दे पर जारी बातचीत के बीच हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिये से ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मुलाकात हुई है। विदेश मंत्री कल रात कतर की राजधानी दोहा पहुंचे, जहां इजराइल हानिये से मुलाकात की और गाजा में जारी लड़ाई और गाजा वासियों की स्थिति के बारे में विस्तार से बातचीत की है। हुसैन और अमीर अब्दुल्लाहियान की इस यात्रा में ईरान कतर सहयोग का विस्तार अहम विषय है और कतर के अधिकारियों से उनसे मुलाकातें हुई। और यह सफर इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री लुई डास्टिन ने इलाके में देश का दौरा किया था और उन्होंने कतर की राजधानी दोहा में कतर के अधिकारियों के साथ गाजा की लड़ाई के साथ ही दूसरे भी कई विषयों पर बातचीत की है। एक और अपडेट निकल के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने जारी की रिपोर्ट। बाइडेन प्रशासन से भारत को विशेष चिंता वाले देश का कर्जा देने की दर्जा देने की मांग की है।
दरअसल विश्वगुरु बनने का सपना देखने वाले एवं विदेशों में भारत का डंका बजने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से जोरदार झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी USCIRF द्वारा एक ताजा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से आवाज उठाने वाले को का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशाना बनाया जा रहा है। समझिए, अमेरिकी आयोग ने इस बात को अमेरिका पे ये कहा है, इसे किस तरीके से अमली जामला पहनाने वाला वो समझिए। आयोग का कहना है कि विदेश में सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को चुप कराने के लिए भारत सरकार ने हालिया प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता और गंभीर खतरा है। इसीलिए हम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन से भारत को विशेष चिंता वाले देश का दर्जा देने की भी मांग कर रहे हैं। समझिए, दबायर की रिपोर्ट के मुताबिक USCIRF के आयुक्त स्टीफन श्रेक्स का कहना है कि कनाडा में सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की कथित संलिप्तता और अमेरिका में खालिस्तानी नेता गुरुवंत पंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश बेहद परेशान करने वाली है। यहाँ तो केवल और केवल एक चीजें दूसरे देशों में दिख रही है, उनके देशों में रह रहे अल्पसंख्यक पूरी तरीके से प्रताड़ित हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक और मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ रही हैं। इस वजह से भारत को विशेष चिंता वाले देश का दर्जा देना चाहिए। तो ये अमेरिका में एक तरीके से वहाँ के जो लोग हैं इस तरीके से करें, तो ऐसे में भारत को एक तरीके से तगड़ा झटका लग सकता है अगर ये चीज़ें होती हैं तो।